हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था पार्टनरशिप के अंदर, यानी बेसिक फंडामेंटल और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो इस चैप्टर को अपन इसमें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, यानी कि पहले मान के चलते एग्जांपल के संग समझते, ए, बी और सी तीन पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, ठीक है। ये इनको लेते हैं अपन ओल्ड रेशियो है, और अब इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है 1:1:1। देखो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। नया पार्टनर कोई भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, बस ये चैप्टर इतना कह रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जब भी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे, ये तो अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था वहीं बता दिया था, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे यानी कि हमें दोबारा से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे अपन ने पहले पढ़ा बेसिक फंडामेंटल है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा अपन ये पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन, फोर्थ पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ, फिर पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस होंगे हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये जो चैप्टर है सेकंड, वो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है एबीसी, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया। यानी कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 और अब हो गया 1:1:1। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया गया, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट आएगा ये अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज समझेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी है उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पार्टनरशिप बनी, उसके अंदर जो भी उनके एडजस्टमेंट थे वो सब लिखे हुए थे, उसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन को अगर हिंदी में बोले तो पुनर्गठन कहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप का दोबारा से पुनर्गठन हो रहा है, मतलब दोबारा से पार्टनरशिप को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज कर रहे हैं, ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, ये क्वेश्चन इस बात का, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा। पहला, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। चेंजेस कब कब होंगे, पॉइंट पहला कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, चेंज, पहला। दूसरा है जब कोई न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट कराया जाएगा, न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट कराएंगे, दूसरा, तब चेंज होगा। तीसरा कब चेंज होगा, जब किसी पार्टनर को रिटायर किया जाएगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तब चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ है यानी कि पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन, ठीक है, अमालगमेशन हो रहा है तब चेंजेस होंगे। ये कुछ पॉइंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन के कि पार्टनरशिप के में कब कब चेंजेस आते हैं। तो ये बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन कराएंगे तब, रिटायरमेंट एंड डेथ हो जाएगा तब, और यानी अमालगमेशन होगा फर्म का। अब देखो सारे चैप्टर अलग अलग पढ़ने, तो ये वाला जो अपन का चैप्टर इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके बाद फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो फिर एडमिशन में पढ़ेंगे, फिर चेंज होगा, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे, डेथ में पढ़ेंगे। उसके लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बात समझ में आ रही है, इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो हो गई बात रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अब बात समझते सेकंड कि जब किसी पार्टनर को, जब यानी किसी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने, कौन कौन से एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट अपन को करने वो अपन एक बार बताएंगे और उन्हीं को पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कौन कौन से चेंजेस होंगे ना और कौन कौन से एडजस्टमेंट करने, पहला जिसमें कि अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ठीक। अब सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो अपन को पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस क्या होता है, गेन रेशियो क्या होता है, पहले दोनों में बात कर लेते हैं। देखो मान के चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जब के ए बी सी कोई पार्टनर थे जिसमें ए जो था उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% था, ठीक है, और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30% था और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% था, यानी 50, 30 और 20, 50%, 30% और 20% का इनका रेशियो था, ठीक है। अभी हुआ क्या, इन्होंने बोला जैसे 50%, 30% और 20% था, इन्होंने बोला
ए बी और सी, ये इनका ओल्ड रेशियो था। इन्होंने बोला कि अब हमारा न्यू रेशियो जो है वो हम लोग क्या क्या रख रहे हैं उसका जरा समझ लेते हैं। इन्होंने बोला 40%, 40% और 20% अब हम रखेंगे अपना नया रेशियो। पहले इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50%, 30% और 20% था, और अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 40%, 40% और 20%। अब यहां पे जरा बात समझने की बात है, ए के पास पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा आता था 50%, कितना आता था, और अब कितना आएगा 40, तो इसका कितना परसेंट कम हो गया, 10% कम हो गया। इसको अपन बोलते हैं सैक्रिफाइस। पहले इसको कितना परसेंट था 50, और अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको 40 मिलेगा, तो इसका मतलब इसने 10% सैक्रिफाइस किया है ए ने। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा देख लेते हैं, बी का पहले 30% था और अब उसका 40% है, इसका मतलब उसको 10% हो गया है जी गेन। पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30% था, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40% है, तो अब उसको गेन हो गया 10% का। सी पहले 20% के लिए था और अब भी 20% के लिए, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। पहले 50 के लिए था, अभी 40 के लिए, इसका मतलब इसने 10% सैक्रिफाइस किया है। बी पहले 30% के लिए था, अब 40% के लिए 10% गेन किया। ठीक है, इसको अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, जो भी पार्टनर क्या करेगा सैक्रिफाइस, उसको सब कुछ मिलेगा। अभी जैसे हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में गुडविल है, ठीक है, गुडविल में उसको पैसा मिलेगा, यानी सारी की सारी चीजें उसको मिलेगा। मतलब सैक्रिफाइस जो पार्टनर करेगा उसको चीजें मिलती हैं, और जिस पार्टनर को गेन होता है वो पे करता है। जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको मिलेगा, और जिस पार्टनर को गेन होगा वो पे करेगा। अब यानी कि यहां पर जरा समझ लेते हैं, 10% का सैक्रिफाइस हुआ है ना, ए को मिलेगा, ठीक है, और बी को क्या हुआ गेन, तो बी पे करेगा, क्योंकि बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया है। तो मतलब इसका मतलब इसने पार्टनरशिप के अंदर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाया है, तो उसके बदले कुछ देगा भी तो सही ना, तभी तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ेगा। और इसने डिक्रीज कर दिया, मतलब इसका कम हो गया, इसको सैक्रिफाइस हो गया, तो इसने अपना हिस्सा क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। तो जो हिस्सा अपना खत्म करेगा तो उसके बदले इसको कुछ मिलेगा। यानी कि अपन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सैक्रिफाइस पार्टनर को दिया जाता है और गेनिंग पार्टनर पे करेगा। ये होता है सैक्रिफाइस और गेन। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो अब जरा इसका एक मिनट फॉर्मूले देख लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं गेन रेशियो की, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दो फॉर्मूले होते हैं। सैक्रिफाइस का होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेन रेशियो का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक एग्जांपल से समझते हैं, ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो इनका न्यू रेशियो अब इन्होंने बनाया है 3:2:1। ये इनका न्यू रेशियो है, और इससे पहले वाला कौन सा रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये अपन वो करना है। तो अपन जैसे ए का देख लेते हैं, ए का पहले 1/3 था और अब है उसका 3/6, और बी का था पहले 1/3 अब है 2/6, और सी का है 1/3 और अब है 1/6। इसकी अगर अपन बात करें तो 6 एलसीएम आया था, तो 3 2 2 1 2 और 6 1 1 3 3, यानी कि माइनस का 1/6 ये आ रहा है ए का। बी की बात कर लेते हो तो 6 एलसीएम है, 3 2 2 1 2 और 6 1 1 2 2, तो यानी 0/6, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं सी की, तो एलसीएम आएगा 6, 3 2 2 1 2 और 6 1 1 1, यानी 1/6। ये आया है रेशियो। ए का तो आ रहा है 1 माइनस में 1/6, माइनस में 1/6 मैंने बताया था, जैसे इसमें से अपन ने ओल्ड में से न्यू लेस करा और ये माइनस में 1/6 आ रहा है, इसका मतलब इसको हो रहा है गेन हो रहा है। इसको कैसे गेन हो रहा है समझते हैं। पहले किसी पार्टनर के पास मान के चलते 50% की हिस्सेदारी थी 50% की, और अब उसकी 60% की है। अगर मैं 50 में से 60 लेस कराऊंगा तो माइनस में 10 आएगा, लेकिन उसको है तो गेन ना। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, 50% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अभी 60% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओल्ड है 50 और न्यू है 60, 50 में से 60 लेस कराएंगे तो माइनस में 10 ही तो आएगा, लेकिन उसको ये क्या हुआ है गेन। तो ऐसे ही ए जो है ना, इसको गेन हो रहा है -1/6। बात समझ में आ रही है? अब अगर बी की बात करते तो बी को कोई भी ना तो सैक्रिफाइस है और ना गेन है। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं सी के बारे में, तो जरा देख लो सी के बारे में। सी का है 1/3 माइनस करेंगे इसमें से 1/6,
तो इसका आएगा 6 एलसीएम और 3 2 जा, और ये यहां पे करेंगे तो 1/6, तो इसका आया प्लस में, तो इसको हो गया गेन, इसको हो रहा है गेन। अब कैसे, सॉरी इसको सैक्रिफाइस हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है जरा समझ लो, यानी 1/3 था, उसमें से 1/6 लेस कराया, यानी 2 माइनस 1/6 करो तो 1/6 आ रहा है। इसका आंसर प्लस में आ रहा है, यानी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, पहले कोई पार्टनर 50% के लिए था और अब वो 40% के लिए रह गया, 50 में से 40 लेस कराएंगे तो 10 प्लस में तो आएगा, लेकिन उसको क्या हुआ है, सैक्रिफाइस। और कोई पार्टनर पहले 50% के लिए था, अभी वो 60% के लिए, 50 में से 60 लेस कराओगे तो माइनस में 10 आएगा, लेकिन उसको क्या है, गेन। तो इसमें ए को तो क्या हो रहा है, गेन, माइनस में आ रहा है 1/6, और इसमें सी को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है 1/6। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे अगर फॉर्मूला देखे तो सैक्रिफाइस रेशियो का तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू है, और गेन रेशियो का बात करो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड है। लेकिन हमको पहले से पता नहीं है ना कि माइनस करने पे कौन का प्लस में आएगा, कौन का माइनस आएगा, तो अपन ने तो ये कर दिया रेशियो, तो जिसका माइनस में आ रहा है उसको तो गेन है, और जिसका प्लस में आ रहा है उसको क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। बात समझ में आ रही है क्या, कोई परेशानी है इसमें? तो ये फॉर्मूले अपने को बस याद रहने चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइस का है, और गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आ रही बात समझ में? लेकिन इस यहां पे तो सिर्फ इतना ही है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, सिर्फ तो इतना ही हमें समझाना है कि यहां पे गेन हो रहा है या सैक्रिफाइस हो रहा है। लेकिन इसको अपन ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे जब अपन एडमिशन स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के अंदर, उसके अंदर अपन को ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है ये रेशियो, सैक्रिफाइस और गेन। लेकिन यहां पे तो सिर्फ क्या है, पार्टनर्स में, भाई चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ना तो कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और ना कोई पार्टनर जा रहा है, तो इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी को सैक्रिफाइस होगा, किसी को गेन होगा, बस इतना ही फाइंड आउट करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और अपन को कुछ नहीं फाइंड आउट करना इस रेशियो के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां तक बात समझ आ रही है? रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, कब कब करना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस कब कब होते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब कब चेंजेस होते हैं, जब किसी पार्टनर को एडमिट कराया जाएगा, पहला, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या रिटायरमेंट होगा, दूसरा, तीसरा है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, और फोर्थ है अमालगमेशन फर्म का हो जाएगा, ठीक है। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो हमारे अंदर पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट अपन ने बताया था सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट है। बात समझ में आ रही है? तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, गेन रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, और बता दिया किस तरीके से निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइस, और गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। हमें यहां पे पता नहीं था, तो जिसका माइनस में आंसर आ रहा है वो गेन है, और जिसका प्लस में आ रहा है उसको क्या है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वाले को मिलता है, गेन वाला पे करेगा। बात समझ में आ गई? अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट कराएंगे अब वो है इसमें गुडविल। अब गुडविल को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो गुडविल वाला जो पॉइंट टॉपिक है ना, इसके अंदर ये सब चैप्टर के अंदर है, यानी कि अपन एडमिशन में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे, डेथ में पढ़ेंगे, मतलब गुडविल चलती रहेगी अब आपकी, ठीक है। तो ढंग से समझना इसको। देखो गुडविल के बारे में पहले समझ लेते हैं, गुडविल होता क्या है। अगर अपन इसको थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड में लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें तो रेप्यूटेशन होती है। क्या होती है? रेप्यूटेशन। ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पे जाना पसंद करता है बार बार, उसे कहते हैं गुडविल। और गुडविल का एक होता है जहां पे गुडविल होगी वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, वो होती है गुडविल। बात समझ में आ रही है? तो जैसे लिखा हुआ है गुडविल के बारे में समझ लेते हैं। लिखा हुआ इन अ पार्टनरशिप गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मतलब गुडविल जो होती है ना, ये देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो टाइप की असेट्स होती हैं। फिक्स्ड असेट्स में दो टाइप होते हैं, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो तो होता है टेंजिबल। इंटेंजिबल को केवल आप फील कर सकते हो, ना टच कर सकते हो ना सी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? केवल क्या कर सकते हो? फील। उसे कहते हैं गुडविल। इसीलिए कौन से असेट्स है? इंटेंजिबल असेट्स। बात समझ में आ रही है? इंटेंजिबल असेट्स है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है इन अ पार्टनरशिप गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म रेप्यूटेशन। फर्म की रेप्यूटेशन को क्या करती है? ये बताती है। गुडविल जितनी हाई होगी उतनी बिजनेस की रेप्यूटेशन है, तो रेप्यूटेशन ही तो बताती है गुडविल, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ कस्टमर रिलेशनशिप। बिजनेस में आपके कस्टमर से रिलेशंस कैसे हैं वो बताएगी गुडविल। भाई गुडविल ज्यादा है इसका मतलब आपके कस्टमर से रिलेशन अच्छे हैं, गुडविल कम है कस्टमर से रिलेशन कम है। जिसकी गुडविल है ही नहीं है उसका कस्टमर से रिलेशन है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसमें लिखा हो ब्रांड। ब्रांड तो सब लोग जानते हैं ना, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, तो वो गुडविल पर डिपेंड करती है, ठीक है। एंड अदर नॉन फिजिकल असेट्स
दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या करते हैं, जितनी भी हमारी गुडविल के बारे में अपन ने समझा है उसका एक मेन पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जितनी गुडविल उतना हाई प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है। एक व्यक्ति है लॉर्ड एल्डन, उन्होंने बताया गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी। बस उन्होंने बताया गुडविल कुछ नहीं है, नथिंग, बस एक प्रॉफिटेबिलिटी है गुडविल। ये कोई व्यक्ति तो उन्होंने बताया था दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। आपके जो भी ओल्ड कस्टमर है ना वो आपके ओल्ड प्लेस पे ही आएंगे, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे जब एक बार कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो गया। बात समझ आ गई? कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ ना, साफ साफ बोला गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, यानी कि जो ओल्ड कस्टमर है वो कहां पे आएगा? आपके ओल्ड प्लेस पे आएगा। बात समझ में आ रही है? गुडविल का मतलब इतना ही है। अच्छा, मेन चीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही है? पहला तो इन्होंने बोला इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। कौन सी असेट्स है? एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, गुडविल इज डेट डेट डैश, तो भर के आना इंटेंजिबल असेट्स। बात समझ में आ गई? दूसरा है इट इज द वैल्यूएबल असेट्स। कौन सी असेट्स है? आपकी वैल्यूएबल। भाई जिसके पास गुडविल होगी ऑब्वियसली बात है उसकी असेट्स वैल्यूएबल ही मानी जाएगी। थर्ड दे रखा है इट हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। जिसकी गुडविल है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? हायर करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा हायर। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें इट हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। उसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट लिख रहा है इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये तो पहले ही बता दिया, तो गुडविल जब स्टार्ट करिए कि जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस पे आएंगे, बार बार आएंगे। एक बार आपसे कस्टमर जुड़ जाएगा तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इट्स वैल्यू इज फ्लैक्चुएटिंग। गुडविल की जो वैल्यू है ना वो फ्लैक्चुएट होती रहती, कभी फिक्स्ड नहीं है। कभी गुडविल हाई हो जाएगी, कभी गुडविल कम हो जाएगी। ठीक है, चलती रहेगी, फ्लैक्चुएशन बना रहेगा। ठीक है ना, फिक्स्ड नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग होती रहती है गुडविल की वैल्यू। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गुडविल की। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स है, वैल्यूएबल असेट्स है, हायर प्रॉफिट करेगी, और यानी कि जो ओल्ड कस्टमर वो ओल्ड प्लेस पे ही आएंगे, और फ्लक्चुएटिंग होती रहती है इसकी वैल्यू। तो ये है गुडविल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसके मेन फैक्टर हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करते हैं? मेन पॉइंट है ये। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट बता रहे हैं, ढंग से समझना। लिखा हुआ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो क्या गुडविल बन जाएगी? क्या नहीं बन सकती। आपकी गुड्स में क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है आपकी गुडविल बनेगी और इफेक्ट करेगी। क्वालिटी पर डिपेंड है। अच्छी क्वालिटी आप दोगे कस्टमर को, कस्टमर आपके पास आएगा। जब कस्टमर आपसे ज्यादा जुड़ने लगेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे, आपकी मार्केट में गुडविल बनने लगेगी। ठीक है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है पहला। दूसरा लिख रहा है द पर्सनल रेप्यूटेशन ऑफ द ओनर। ऐसा होता है कई बार ना, ओनर की खुद की पर्सनल, बात समझ रहे, पर्सनल अवेलेबिलिटी होती है किसकी? ओनर की। ठीक है, इसमें लिखा है द पर्सनल रेप्यूटेशन ऑफ द ओनर, देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर। बहुत सारे ओनर ऐसे होते हैं बिजनेस में जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं और बार बार कस्टमर उनके पास आते हैं। लेकिन अट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि कस्टमर जो चाहता है, ओनर यानी कि जो बिजनेस का जो ओनर है वो उनको उसी हिसाब से क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा है उनको जो भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अपन वर्ड यूज कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन। ठीक, उसके अंदर इसमें लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस। आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है? जैसे तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा बार बार में, एक प्राइम लोकेशन करके कुछ वर्ड होता है। प्राइम लोकेशन का मतलब क्या होता है कि लोकेशन बहुत प्राइम है, जहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ इलाके को अपन प्राइम लोकेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एक वर्ड है जो तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मोनोपोली। इसमें लिखा हुआ द पोजेशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट्स। अब आपके पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें आपका सिर्फ मोनोपोली राइट है, जिसको सिर्फ आप ही बनाते हो और सिर्फ आप ही बेचते हो, मतलब दूसरा व्यक्ति उसको नहीं बना सकता। इज द मोनोपोली। बात समझ में आ रही है ना? मोनोपोली हो गई। उसके बाद होता है आपका ट्रेडमार्क और पेटेंट्स। आपने कोई चीज पे ट्रेडमार्क लगवा रखा, पेटेंट लगवा रखा, वो आपके पोजेशन में, आपके नाम से। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रखा है मैनेजरियल स्किल। आपके बिजनेस में जो भी मैनेजरियल स्किल है वो अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी गुडविल पे इफेक्ट आएगा। जितनी अच्छी मैनेजरियल स्किल होंगी उतनी ज्यादा गुडविल आपकी बनेगी। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ रीच एंड डेवलपमेंट विच एनेबल द प्रोडक्ट ऑफ एट लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी। सबसे मेन पॉइंट यही है, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा गुडविल है वो कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपने अब तक मार्केट में ऐसा एनालाइज किया हो तो देख लेना, जिसकी गुडविल मार्केट में सबसे ज्यादा होगी उसको कम कॉस्ट पे कम और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा जिसके। लेकिन क्यों करवा पा रहा है? वो ऐसा है, कस्टमर ज्यादा है, कस्टमर जाता है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो कॉस्ट कमाएगी। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? हाई प्रोडक्शन, लेकिन अगर प्रोडक्शन आपका लो है तो कॉस्ट उतनी हाई आएगी।
बात समझ में आ रही है? तो गुडविल इस पर इफेक्ट करती है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास कोई इस तरीके का मटेरियल जिसको आप ही खरीदते हो, यानी कि जो डीलिंग है वो सिर्फ आप ही करते हो उसकी मटेरियल की। लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। कुछ इस तरीके का मटेरियल है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ही है। बात समझ आ गई? तो ये कुछ पॉइंट है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। देखो गुडविल होती है दो टाइप से, एक होती है परचेजिंग गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये अपन ने बताया था, एक परचेजिंग गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड। परचेजिंग गुडविल का मतलब होता है जब हमने कोई बिजनेस खरीदा है तो उसके बदले में हमने कुछ पैसे दिए। जरा इसको एक मिनट समझते हैं। जैसे परचेजिंग गुडविल एक बार में समझ में आ जाएगी। आपने किसी का बिजनेस खरीदा, यानी किसी फर्म को खरीदा, तो उसकी जो आपने असेट्स थी वो तो ले लिए 10 लाख की। ढंग से समझना इसको, ये है परचेजिंग गुडविल। आपने कोई असेट थी 10 लाख की खरीदी, किसी बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो, किसी फर्म को खरीद रहे हो, तो उसकी असेट्स आपने 10 लाख की खरीदी। उसकी आपने लायबिलिटी भी परचेज करी है, और वो लायबिलिटी आपने परचेज करी 4 लाख की। किसी फर्म को आप खरीद रहे हैं, उस फर्म की आपने 10 लाख की तो असेट्स परचेज करी है और 4 लाख की उसकी लायबिलिटी परचेज करी है। अल्टीमेटली आपको उनको पेमेंट सिर्फ 6 लाख का करना है। बात समझ में आ रही है को बच्चे से? 10 लाख की असेट्स और 4 लाख की लायबिलिटी, अल्टीमेटली आपको उनको पेमेंट केवल कितने का करना है? 6 लाख। इसको अपन बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, बिजनेस को खरीदने की लागत, यानी परचेज कंसीडरेशन। 10 लाख की एसेट्स खरीदी है किसी बिजनेस की, 4 लाख की किसी की लायबिलिटी खरीदी है, अल्टीमेटली आपको परचेज कंसीडरेशन केवल कितना देना है? 6 लाख। बनता है ऐसे, लेकिन हमने उसको पेमेंट करा है 8 लाख का। ढंग से समझना इस बात को, ये परचेजिंग गुडविल है, बता रहे हैं किस तरीके से होती है। 10 लाख की एसेट्स है, किसी बिजनेस को आप खरीद रहे हो, किसी बिजनेस, तो 10 लाख की आपने उसकी एसेट्स खरीदी, 4 लाख की लायबिलिटी, 10 लाख की तो एसेट्स खरीद रहे हो आप बिजनेस की, और 4 लाख की लायबिलिटी खरीद रहे हो। अल्टीमेटली पेमेंट कितना करना है आपको? 6 लाख। इसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। लेकिन आपने पेमेंट करा है 8 लाख का, तो भैया आपने 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करा है? किस चीज का करा है? इसे अपन बोलते हैं गुडविल। इसे अपन बोलते हैं गुडविल। बात समझ आ रही है? यानी कि 10 लाख की एसेट्स, 4 लाख की लायबिलिटी, अल्टीमेटली पेमेंट होना चाहिए था 6 लाख का, लेकिन तुमने पेमेंट कितने का करा है? 8 लाख। तो 2 लाख आपने एक्स्ट्रा किस चीज के करे? गुडविल की। इसे कहते हैं परचेजिंग गुडविल। आ गई बात समझ में? इसे कहते हैं परचेजिंग गुडविल। अब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है इट इज द गुडविल व्हिच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। आपने कोई गुडविल का पेमेंट करते हो उसे परचेजिंग गुडविल कहते हैं। भाई आपने 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करा है ना, इसलिए अपन परचेजिंग गुडविल कहते हैं इसे। बात समझ में आ गई? उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिजनेस आपने परचेज करा है और एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर इट्स असेट्स, यही बताया। आपने परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा पेमेंट करा, एक्सेस पेमेंट करा, कितना? 2 लाख का, उसे क्या कहते हैं? गुडविल। हो गई परचेज गुडविल कहते हैं इसको, परचेजिंग। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट है, उसको ढंग से समझना। देखो, इट्स अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब आप किसी का बिजनेस परचेज करोगे तब ये आपकी गुडविल आएगी, ठीक है। दूसरा है, इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखो एक चीज ध्यान रखना, 2 टाइप की गुडविल है, एक परचेजिंग है, एक सेल्फ जनरेटेड है। जो गुडविल परचेजिंग होती है ना, उसको तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे क्योंकि आपने खरीदा है और 2 लाख का पेमेंट भी किया है, तो ये आपने खरीदी तो है। भाई 6 लाख का पेमेंट करना था, 8 लाख का पेमेंट करा, 2 लाख एक्स्ट्रा करा है, गुडविल खरीदी है ना, तो इसको आप कहां पे दिखाओगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप दिखाओगे इस गुडविल को, ठीक है। और इसमें तीसरी बात है, इसको आपको कहां शो करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, क्योंकि अपन खरीद रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको बैलेंस शीट में अपन शो नहीं करते, क्योंकि उसका वैल्यूएशन ही नहीं होता। उसका वैल्यूएशन तब होता है जब हम फर्म को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तब होगा। उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जरा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपका बिजनेस चलते आ रहा है, बहुत टाइमों से चल रहा है, ठीक है, तो आपने गुडविल बना ली मार्केट के अंदर, ठीक है। ये ओवर टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस आपका चलता हुआ आ रहा है, तब गुडविल आके आपकी बनती है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, तो ये बताते हैं कि अपन को रिकॉर्ड नहीं करनी गुडविल। कौन सी? सेल्फ जनरेटेड। बात समझ में आ गई? लेकिन उन्होंने एक नोट डाला हुआ है, कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड, क्योंकि आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई भी पैसा पेड नहीं किया। अब तुम्हें एक चीज समझाते हैं। 11th क्लास में एक बात पढ़ी होगी आपने, कंसेप्ट पढ़े होंगे जिसमें गोइंग कंसर्न वगैरह सब पढ़ा होगा, तो उधर एक आएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। जो टर्म मनी की उसमें होती फॉर्म में, उसको तो अकाउंट बुक करती है, और जो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं होते उनको बुक नहीं करती, ठीक है। ये तो इसका मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो आपने खरीदी तो है ही नहीं है, बस आपकी खुद की तो बनती हुई तो आई है, सेल्फ ही तो बनी है, उसका वैल्यू मनी तो आपने कोई पेड किया नहीं है, और जिस चीज का आपने पैसा ही पेड नहीं किया तो उसको बैलेंस शीट में हम कभी नहीं दिखा सकते।
बात समझ में आ रही है? इसे अपन बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन परचेज गुडविल आपको समझ में आई कैसे निकालते हैं? और ये परचेज गुडविल जो 2 लाख रुपए की, इसको अपन को कहां दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में। क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, सीबीएसई वालों के लिए, लोकल बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? गुडविल ऐसी कौन सी गुडविल है जिसको बैलेंस शीट में शो करते हैं? बात समझ में? तो आपको बता देना है परचेजिंग गुडविल। ऐसी कौन सी गुडविल है जिसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बात समझे? छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से बन के आ सकते हैं। बात समझे? 100 नंबर का पेपर जो होता है, यानी कि वो हर बच्चे के लिए नहीं है। 20 नंबर तो स्कूल से जाते हैं, 80 नंबर का पेपर होगा, वो हर बच्चे के लिए नहीं होता। उसका एक रीजन है, उसमें 1-2 नंबर 3 नंबर का पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा वही उसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है वो भी। बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो 2 टाइप की गुडविल समझ में आ गई, एक होती है परचेजिंग और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, अब गुडविल का वैल्यूएशन कब कब करना है? तो जो अपन ने बताया था ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 4 चीजें पढ़ी थी। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब गुडविल पढ़नी है, एडमिशन होगा तब गुडविल पढ़नी है, रिटायरमेंट एंड डेथ होगा तब गुडविल पढ़नी है, और अमालगामेशन होगा तब गुडविल पढ़नी है, या बिजनेस को सोल्ड करेंगे। ठीक है, ये सब का इसमें अपन को गुडविल पढ़नी है। ठीक है, तो अभी अपन का चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसलिए हमें गुडविल यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो जो गुडविल अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही सेम गुडविल अपन को सब चैप्टरों के अंदर पढ़नी है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात कर लेते हैं सब गुडविल के मेथड्स। गुडविल के मेथड है 3। जो आपको गुडविल पढ़नी है उसके मेथड है आपके 3। ठीक है, गुडविल के 3 मेथड है। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहला मेथड है। इसके अंदर ना 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपन सिंपल और एक पढ़ेंगे वेटेज। 2 पढ़ेंगे इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर, एक तो सिंपल एवरेज पढ़ेंगे, एक वेटेज एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा पढ़ेंगे अपन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी अपन को 2 पढ़ने हैं। एक होता है जी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ये 3 मेथड है। एक तो पढ़ेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज के अंदर है 2, सिंपल और वेटेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर 2 पढ़ेंगे, एक तो एवरेज प्रॉफिट पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो अपन जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड ले लेंगे, सिंपल और वेटेज। ठीक, अब देखो एवरेज प्रॉफिट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पीडीएफ डल जाएगी, ठीक है, वीडियो के साथ। इसमें लिखा हुआ है इन द केस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर आर एडजस्टेड फॉर एनी एक्सपेक्टेड चेंजेस इन फ्यूचर। यानी कि अपन को पास्ट ईयर की जो एडजस्टेड प्रॉफिट है ना उनको लेना है। ठीक है, और लिखा हुआ द नंबर ऑफ ईयर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड नेगोशिएशन। वो जजमेंट पे डिपेंड होता है कि कितने ईयर के प्रॉफिट का आप एवरेज करेंगे। 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करना चाहते हैं, 5 इयर्स का, ये डिपेंड करेगा जजमेंट पे। इस बात पे अपन को ध्यान नहीं देना कि जजमेंट क्या होगा, नेगोशिएशन क्या होगा, ये नहीं पढ़ना। अपन को पढ़ना है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि कितने ईयर का एवरेज करना है, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 6 ईयर का। ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्ड बोला था मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट, बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड प्रॉफिट होता क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि अपन को 2 मेथड पढ़ने। पहला है सिंपल, सिंपल मेथड से। ठीक है, सिंपल मेथड को जरा एक बार एग्जांपल के संग से समझते हैं तो आपको एवरेज प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं लास्ट 5 ईयर के अपन को प्रॉफिट दे रखे थे, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। अपन को ये 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, 10,000, 50,000, 60,000, 20,000, 10,000, ये अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। तो देखो 2016, 17, 18, 19, 20 और इनके प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 50,000, 60,000, 20,000 और 10,000। अच्छा, अभी अपन ने बताया था एवरेज प्रॉफिट में 2 है, सिंपल और वेटेज। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल लगेगा या वेटेज लगेगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल रखा है सिंपल से निकालना है तब तो कोई इशू है ही नहीं है, वेटेज से निकालना है तब तो कोई इशू है ही नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपन को पहचानना पड़ेगा इसमें सिंपल लगेगा वेटेज लगेगा। अब वो कैसे, वो सुन लो।
ये प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 5 ईयर्स के 10,000, 50,000, 60,000, 20,000 और 10,000, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। इस प्रॉफिट में कोई भी फॉर्म नहीं है, ना तो ये असेंडिंग फॉर्म में और ना ये डिसेंडिंग फॉर्म में। तो मैं देख रहे हो तो बता दो, ना तो ये असेंडिंग फॉर्म में और ना ये डिसेंडिंग में। देखो पहले 10,000 था, फिर 50,000, फिर 60, फिर 20, फिर 10। तो इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है ना तो असेंडिंग में और ना डिसेंडिंग में। जब इस टाइप की कोई भी प्रॉफिट आएंगे तो वहां पे लगेगा सिंपल मेथड, सिंपल से निकालेंगे। ठीक है, अब जरा सिंपल मेथड से देखना, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर्स का मतलब इन सबको ऐड करना है, 10,000, 50,000, 60 और 60, 120, 140 और 150, 1,50,000 ही होगा टोटल। तो ये लिख दिया टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर्स का। ये सारे के सारे प्रॉफिट अपन ने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स टोटल। तो 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड देंगे तो 30,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000 का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रही है ना सिंपल क्यों लगाया अपन ने इसमें ऐसे, क्योंकि इसमें इन प्रॉफिट में कोई फॉर्म ही नहीं है, ना तो ये असेंडिंग फॉर्म में ना ये डिसेंडिंग फॉर्म में। आप देख लो प्रॉफिट 10,000, 50, फिर 60, फिर डाउन और फिर डाउन, तो कोई भी इसमें सीक्वेंस तो है नहीं है। सीक्वेंस होगा तो वेट लगता है। तो अपन ने क्या करा, टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर और अपॉन नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड देके 30,000 का निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट। ये तो आया प्रॉफिट, लेकिन अपन तो कैलकुलेट करवा रहे गुडविल एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहां पे क्या है, गुडविल निकलेगी, उसका एक रीजन है। तो गुडविल किस तरीके से निकलेगी वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में ये आपको पता देगा कि कितने ईयर से परचेज करनी है गुडविल, 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके लिए आपको कोई भी माइंड नहीं चलाना अपना, क्वेश्चन में जो बोलेगा अपन को उससे करना है। अगर उसने बोला 2 ईयर से परचेज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, अगर उसने 3 ईयर से परचेज करा है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये देगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपने को पता है कि 30,000 आ गया। अब एग्जांपल दे रखा है, मान के चलते क्वेश्चन में 2 ईयर से परचेज करवाएगा तो कितनी आ जाएगी गुडविल आपकी, 60,000 की गुडविल आ जाएगी। ये एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज में भी कौन सा है, सिंपल। जब दोबारा देख लेते हैं, 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये दे रखे 10,000, 50, 60, 20, 10। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है, ना तो ये असेंडिंग फॉर्म है और ना ये डिसेंडिंग फॉर्म है, ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। तो अपन को क्या करना है, इसका सिंपल एवरेज करना है। टोटल प्रॉफिट को जोड़ लो फॉर ऑल द ईयर्स के, और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड दे दो, कितने ईयर है, 5 ईयर्स है तो 5 का डिवाइड दे दो, 6 होता तो 6 का डिवाइड दे देते, 7 होता तो 7 का डिवाइड दे देते। तो अपना आ गया यहाँ पे एवरेज। ठीक है, अब गुडविल कितने ईयर से परचेज करनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। 3 ईयर से परचेज करनी है, 4 ईयर से परचेज करनी है, 5 ईयर से करनी है, 6 ईयर से करनी है। जितने भी ईयर से परचेज करवाएगा अपन को उतने से मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आ जाएगा, 60,000। बात समझ आ रही है। ये है एवरेज प्रॉफिट में कौन सा, सिंपल। आई होप कि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।